अजीत पवार ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे क्या होने वाला है महाराष्ट्र की सियासत में ये बिल्कुल साफ कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं और बीजेपी नेता राम कदम हमारे साथ हैं। स्वागत है राम कदम जी आपका इंडिया टीवी पर। ये क्या कर दिया आप लोगों ने, कितने भूचाल लेकर आएंगे महाराष्ट्र की सियासत में, या ये यूं कहूं कि कितने झटके देंगे अभी आप एमवीए को आगे? और देखिए, मूलतः विषय यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और विगत 9 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में काम हुआ है, पूरे देश में काम हुआ है, विकास की दृष्टि से एक हर विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्पर्श करते हुए देश के उत्थान का एक बहुत बड़ा जो महान कार्य हो रहा है, उससे प्रभावित होकर स्वाभाविक रूप से अन्य दलों के नेता, विधायक, सांसद निश्चित तौर पे मोदी जी से प्रभावित हो रहे हैं। और वही चित्र आज हमने महाराष्ट्र में श्रीमान अजीत दादा पवार के रूप में देखा। वे, उनके साथी विधायक, उन्होंने हमारे साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए उन्होंने जिस प्रकार के काम किए हैं, उन कामों की प्रशंसा करते हुए और एक विकास की ओर जाना, ये अपनी मंजिल को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है। महाराष्ट्र में पहले ही हमारे पास आंकड़े थे, हम मजबूती के साथ सरकार बना रहे थे, पर हम संसदीय ढांचे को मानते हैं, हम लोकतंत्र को मानते हैं, और कोई विकास की बात करके, विकास के विषय को लेकर के कोई जुड़ना चाहता है तो हर उस व्यक्ति विशेष का स्वागत है। लेकिन अब सीधे सीधे अब आप पर निशाना ये साधा जा रहा है। संजय राउत जो लगातार इस पूरे मसले पर अपनी नजर भी बनाए हुए हैं और लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय भी रख रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा भूकंप या कोई बहुत बड़ा चमत्कार आप लोगों ने नहीं कर दिया है, निजी हित था दरअसल ये, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी वो अब आपकी लॉन्ड्री में आकर धुल जाएंगे। चलिए, राम कदम जी से संपर्क हमारा टूट गया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो बातें अभी अजीत पवार की तरफ से कही गई, सबसे बड़ी बात उन्होंने क्लियर कर दिया कि आगे महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। उन्होंने बता दिया कि अब एनसीपी पर अधिकार उनका है, उनके साथ आए साथियों का है। क्या होगा आगे शरद पवार का? देखिए, अगर एक बात उसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको देखना चाहिए, प्रफुल्ल पटेल उनके साथ बैठे हुए 2 कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस वक्त एनसीपी में, उनमें से एक प्रफुल्ल पटेल है। और अगर विधायकों की संख्या के लिहाज से देखें तो अजीत पवार के साथ नंबर हैं, ज्यादातर बड़े नेता हैं। जब पार्टी के दावे के तौर पर जाएगा तो अभी दूसरी एक चीज देखनी होगी कि जो जिलाध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, वो किस तरह से है। लेकिन जितने एक तरह से कहें कि आत्मविश्वास के साथ अजीत पवार इस बार बोल रहे हैं, आपको ध्यान होगा जब पिछली बार वो गए थे मुंह अंधेरे, उन्होंने शपथ ले ली थी, तो वो बाहर नहीं आए थे, वो अपने घर में चले गए थे। टीवी कैमरों पर भी बस उनकी शीशे के पार से घूमते हुए तस्वीरें दिख रही थी। इस बार बाकायदा वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके विधायक बोल रहे हैं और वही लोग बोल रहे हैं। जैसे धनंजय मुंडे, मुझे याद है कि लग रहा था कि वो अजीत पवार के साथ है, बाद में शरद पवार का पांव छूकर बैठ गए। तो इस बार की स्थितियां बिल्कुल अलग है और वो बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि अगर नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जा सकते हैं तो यहां क्यों नहीं जा सकते। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम ही एनसीपी हैं, एनसीपी कोई और नहीं है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पार्टी और पूरी जो विधानमंडल दल है उस पर वो दावा ठोक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अजीत पवार अपनी मजबूती दिखा रहे हैं, अजीत पवार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए। ना सिर्फ बयान बल्कि अपने पास जो संख्या बल मौजूद है उसके जरिए भी सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अब एनसीपी की राजनीति अजीत पवार के नाम से ही होगी। लेकिन अगर इसे शरद पवार के लिहाज से समझा जाए हर्षवर्धन जी, तो इसे कैसे समझेंगे? वो शरद पवार जो विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, जो ये समय निर्धारित कर रहे थे, जगह निर्धारित कर रहे थे कि अगली मीटिंग कहां होनी है विपक्षी दलों की, उनके तो अपने घर में ही फूट पड़ गई। ये हो गया कि पार्टी भी हाथ से निकल गई। देखिए, शरद पवार के हाथ से पार्टी तो बहुत लंबे समय से निकली हुई सी दिख रही थी, लेकिन ये सही बात है कि अपनी ताकत और अपनी जिद के बल पर शरद पवार ने उसको थामे रखा था। लेकिन जो काम शरद पवार ने 27-28 साल की उम्र में किया, वही काम अजीत पवार उनके साथ कर रहे हैं।
एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भले अजीत पवार की अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं हो, लेकिन ये तो सच है ना कि शरद पवार ने जिस तरह से पार्टी के भीतर अजीत पवार को अपमानित किया, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, अपनी बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में सारी कमान दे दी, मुझे लगता है वो रणनीतिक भूल थी। भले ही ये कहा जाए कि अजीत पवार तो भाजपा के साथ जा रहे थे, शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया, चाणक्य की भूमिका निभा दी, लेकिन सवाल यही है कि जब आपकी पार्टी एक छोटे से हिस्से की पार्टी हो और उसका एक आधार तय है, उस आधार से आगे नहीं जा पाई, और उसमें जो सबसे बड़ा नेता है आपके बाद का, उसी को अगर आप कट करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान होगा। हालांकि इस मामले में अभी शरद पवार को सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जो कुछ आ रहा है वो संजय राउत के हवाले से आ रहा है। तो मतलब कमाल की बात यह है कि जब से भाजपा से शिवसेना अलग हुई है उद्धव ठाकरे वाली, तब से संजय राउत शिवसेना से ज्यादा शरद पवार के स्पोक्स पर्सन दिखते हैं। तो अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि शरद पवार क्या बोल रहे हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी एक कहा जा रहा है कि शायद वो पुणे में या कहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद ही कुछ और कहा जाना ठीक रहेगा। ठीक है त्रिपाठी जी, चूंकि संजय राउत का जिक्र आप कर रहे हैं, वो तो लगातार सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए बता रहे हैं कि ये गठबंधन कैसे पहले से तय था, कैसे अजित पवार का बीजेपी में जाना पहले से तय था, और एकनाथ शिंदे से इसे जोड़ रहे हैं क्योंकि जो बाकी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इस वजह से अजित पवार गए हैं, बीजेपी को अपनी ताकत मजबूत करनी है। यानी वो ये संदेश दे रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे का कुछ नहीं होगा इस सरकार में। प्राची, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल वो मुख्यमंत्री रहेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस को उनका उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार कर लिया, तो अब इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो राजनीति है वो बहुत लंबे समय के लिए होती है, वो ऐसा नहीं होता है कि 6 महीने, साल, 2 साल की राजनीति हो। अगर वो राजनीति होती तो शायद जब अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस गए थे और उसके बाद जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की राजनीति खत्म हो जाती। लेकिन वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि कई ऐसे व्यवहारिक पहलू होते हैं जो बड़ी परिवारवादी पार्टियों में जो उनके बड़े नेता होते हैं, उनके नीचे ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं दबती रहती हैं। अब न एकनाथ शिंदे अपनी महत्वाकांक्षा दबाने को तैयार है और न अजीत पवार, उसको जिसको कहते हैं ना कि उस महत्वाकांक्षा को हवा देने का काम निश्चित तौर पर दिल्ली से अमित शाह कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह वाली भाजपा कर रही है, देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें अब बहुत भ्रम नहीं है, एकनाथ शिंदे को भी पता है कि उनकी ताकत क्या है। और मैं तो बार बार वही वीडियो मुझे याद आता है जो गुवाहाटी से होटल से आया था कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारे पीछे महाशक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। तो उनको भी भ्रम नहीं है और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भी भ्रम नहीं है कि हम महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी है वो राष्ट्र की राजनीति जो लोग कर रहे हैं वही तय कर रहे हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अजीत पवार की वो साफ भी हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।